वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज डियर फ्रेंड्स हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी को देखेंगे, फिर एक छोटी सी खबर जुड़ी हुई है फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन के केस के साथ, जीएसटी सॉल्यूशन, बायोपेस्टिसाइड्स, क्रॉस बॉर्डर एसईजेड्स क्या होते हैं। स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है फॉर यूपीएससी। 16 अक्टूबर 2020 तक इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर एक ऑफ़र भी चल रही है। सारी जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी हर 2 महीने में आने वाली जो एमपीसी है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है, मीन्स ये तो परमानेंट है लेकिन हर 2 महीने में ये मॉनिटरी पॉलिसी रिलीज़ की जाती है। तो एमपीसी ने ये डिसाइड किया है कि रेपो रेट को चेंज नहीं किया जाएगा, 4% पर ही इसको रखा गया है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि फ़िलहाल इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे टाइम पर पैसों का फ़्लो इंक्रीज़ किया जाए, जब रेपो रेट कम करते हैं तो पैसों का फ़्लो इंक्रीज़ हो जाता है मार्केट में, तो इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, इनफैक्ट बढ़ेगी ही। तो एक तरफ इन्फ्लेशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी एक बैलेंस्ड डिसीजन लिया है एमपीसी ने। और शक्तिकांता दास साहब जो हैं वो भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अभी फ़िलहाल भले ही सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव में है लेकिन फ्यूचर जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। आरबीआई लॉन्च्ड ए क्वांटिटेटिव ईजिंग एक्सरसाइज टू सॉफ्टन बॉन्ड यील्ड्स एमिड पोटेंशियली ट्रांजिएंट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बावजूद भी एमपीसी ने ये डिसाइड किया है कि भले ही रेपो रेट जैसा है वैसा रहे, लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि धीरे धीरे पैसे जो हैं वो मार्केट में इंजेक्ट करिए। और इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि एमपीसी ने फोकस किया है ग्रोथ के ऊपर। आज तक ये था कि ज़्यादातर फोकस जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर था कि महंगाई कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि एमपीसी ने इस बार ग्रोथ के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया। वैसे सरकार ने तो सिर्फ इन्फ्लेशन के ऊपर ही ख़ास नज़र रखने की बात की थी, में से एक डिस्कशन में एक डील हुई थी आरबीआई और सरकार के बीच में, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ को फोकस किया है क्वांटिटेटिव ईजिंग करके। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। द सेंट्रल बैंक एक्सपेक्ट्स द इकोनॉमी टू श्रिंक 9.5%। ये जो करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो इसमें हमारी इकोनॉमी जो है ये -9.5% क्लॉक करेगी। और इन्फ्लेशन जो है वो हमारा नेक्स्ट ईयर यानी कि अप्रैल मई जून, ये 3 महीने जो हैं 2021 के, तो इसमें इन्फ्लेशन जो है वो 4.3% तक पहुंच जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट जो है उसको 3.35% रखा है। इसके साथ रिकवरी के बारे में ये बताया कि रिकवरी जो है ये 3 स्पीड रहेगी। 3 स्पीड का मतलब ये है कि जैसे जैसे सेक्टर्स बाहर आते जाएंगे रिसेशन में से या फिर नेगेटिविटी में से, वैसे वैसे इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ते जाएगी। सिंपल इज़ दैट। एग्रीकल्चर और एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा या फिर सबसे क्विकेस्ट रिकवरी शो कर रहे हैं। जैसे सप्लाई चेन नॉर्मलाइज हो जाएगी वैसे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। और आरबीआई ने अपनी तरफ से जो भी हो सकता है सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक ने कर ली हैं। अब पूरा जो डिसीजन है, पूरी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट किस प्रकार से फिस्कल पैकेज को लॉन्च करती हैं, कब लॉन्च करती हैं, कितना फिस्कल पैकेज लॉन्च करेगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अप रहेगी, जैसे है वैसे रहेगी, या और ज़्यादा नीचे गिरेगी। सो एवरीथिंग इज़ नाउ इन गवर्नमेंट्स कंट्रोल, या फिर द बॉल इज़ इन गवर्नमेंट्स कोर्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट का फिस्कल पैकेज है, ये मॉनिटरी पॉलिसी जो है उसी प्रकार से फिस्कल पॉलिसी सरकार तैयार करती है, मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई या फिर एमपीसी तैयार करती है। तो सरकार क्या क्या कौन कौन से टैक्सेस में छूट देती हैं, ये सारी चीज़ें अब देखते हैं। और कितने पैसे, ज़्यादातर पैसे जो हैं सरकार को किसके हाथ में देने चाहिए। जैसे पहले हमने बात की थी, उन सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए या फिर उन सारे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मिडिल क्लास फॉर एग्जांपल। फ्यूचर RIL अमेजोन, इस डील के बारे में हमने कल भी बात की थी। तो व्हेन आई से कल, आई मीन टू से सैटरडे को इसके बारे में बात की थी। तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर केवियट फाइल किया गया है, यानी कि फ्यूचर ग्रुप ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केवियट फाइल किया है, अमेजोन ने भी किया है। ये दोनों आमने सामने हैं। केवियट इसलिए फाइल किया जाता है ताकि
मान लीजिए कि अमेज़ोन के साथ जुड़ा मीन्स फ्यूचर ग्रुप ने अगर केविएट फाइल किया है तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ोन ने अगर कोई केस फाइल किया है तो बॉम्बे को हाई कोर्ट फ्यूचर ग्रुप को सुने बिना उनका डिसीजन जो है या फिर इनके ऊपर कोई भी एक्शन ना ले, तो ये एक आप कह सकते हैं एडवांस में एक तरह से आपने बता दिया, एक व्हाट इज ए वार्निंग के बारे में बता दिया कोर्ट को कि शायद हमारे ऊपर ऐसा हो सके, अगर ऐसा होता है तो हमें सुनिएगा, समथिंग लाइक दैट। जीएसटी सॉल्यूशन हमने आज तक जो डिस्कशन की उसमें हमने देखा कि कैसे जो 10 ओपोजिशन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो एक थर्ड ऑप्शन की भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये बता दिया कि जो 1.1 लाख करोड़, आई एम नॉट श्योर कि ये कब आया, 97,000 करोड़ रुपीस के बारे में बात हो रही थी, लेकिन आज न्यूज़पेपर में ये है कि 1.1 लाख करोड़ का स्पेशल बोरोइंग मैकेनिज्म तैयार करे सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमें अब राह देखने की आवश्यकता नहीं है। ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का कहना यह है कि ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बिठाने की बात है उनको वो सपोर्ट नहीं करेंगे और जल्द से जल्द पैसे रिलीज़ कर देने चाहिए, राइट। अब वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, कोविड-19 एक्सेट्रा, इकोनॉमी को रिकवरी पाथ पर लाना है। तो आज 12 अक्टूबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और आई एम श्योर आज का जो थोड़ा वातावरण है वो थोड़ा स्टॉर्मी होगा, क्योंकि 10 ऐसे स्टेट्स हैं जो कह रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन दीजिए, और बाकी के जो 21 स्टेट्स हैं उन्होंने ये बताया है कि वो फर्स्ट ऑप्शन जो सरकार ने प्रपोजल रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसमें से 2 प्रपोजल में से जो फर्स्ट था वो या फिर फर्स्ट ऑप्शन को वो सिलेक्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, आई थिंक उन्होंने सैटरडे या फिर फ्राइडे को ये बात बताई थी कि अब अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये 21 स्टेट्स मिलकर अगर वोटिंग करें जीएसटी काउंसिल में तो ये आराम से जीत जाएंगे। लेकिन निर्मला सीतारमन जी का कहना यह है कि 10 जितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस डिसीजन के साथ नहीं होंगे तो ऐसा नहीं करना है, राइट, जल्दबाजी नहीं करनी है, वो इनके साथ भी कंसल्ट करना चाहते हैं। अगर ये होता है, उन्होंने ये कहा है, अगर सरकार ये करती है तो दैट वुड बी वेरी नाइस, राइट, ऑफ निर्मला सीतारमन जी एज ए लीडर के तौर पर अगर हम देखें देन बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर इजीली वो वोट का इस्तेमाल करके 10 स्टेट्स की डिमांड को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे आज नहीं, लेकिन फ्यूचर में फिर हर बार ऐसा इश्यूज़, इससे अच्छा है कि आज बैठकर उनको समझाया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स या फिर हर एक स्टेट एग्री हो जाए, ऐसी कुछ चीज़ हमें करनी चाहिए। बायोपेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बढ़ने लगा है, और एस.के. मल्होत्रा साहब हैं जो एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं, उन्होंने ये बताया कि बायोपेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है वो 5 सालों में 5 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके पीछे रीज़न ये भी है क्योंकि दुनिया भर में अब ऑर्गेनिक फूड की डिमांड आ रही है, और ऑर्गेनिक फूड के लिए आपको बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ करना है, या फिर बायोपेस्टिसाइड्स के यूज़ से अब जो केमिकल का यूज़ है उसको 20% जितना कम कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में भी ऑर्गेनिक फूड की काफ़ी डिमांड है, और बायोपेस्टिसाइड जो हैं वो एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, दूसरे कुछ ऐसे मिनरल सब्सटेंसेस हैं, इन सारी चीज़ों से इसको बनाया जाता है। और हमारे देश में फ़िलहाल पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का 20% से भी कम हिस्सा जो है वो बायोपेस्टिसाइड का है, लेकिन कंजम्पशन, इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए 2003 में 300 टन इसका कंजम्पशन हुआ था, 2010-11 में 1800 टन, और आज 12,000 टन। तो ये बढ़ता जा रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। इससे हमारी जो मिट्टी है वो भी कम पोल्यूट होगी। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रॉस बॉर्डर SEZs, इसका मतलब क्या होता है? ICRIER यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने ये बताया है, ये सरकार को एक प्रार्थना की है, या फिर आप कह सकते हैं सरकार को ये सजेशन दिया है, अर्ज किया है कि आप क्रॉस बॉर्डर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तैयार करें। आपको पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उसमें रूल्स, रेगुलेशंस, वहाँ पर टैक्स, ये सारी चीज़ें कम होती हैं ताकि यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। अब क्रॉस बॉर्डर जो है उसका मतलब ये है कि बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, चाइना ये किया है, चाइना ने, आपको पता है चाइना जो है वो क्रॉस बॉर्डर
SEZs तैयार किए चाइना ने, फिर आसियान के देशों ने भी ये किया है, हम भी ये कर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो देखिए ये मिज़ोरम है, फिर त्रिपुरा, देन यू हैव मेघालय हियर, आसाम है, राइट। ये सारे ऐसे कुछ राज्य हैं जो यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर बाकी के जो आसियान के देश हैं, तो उनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसे क्रॉस बॉर्डर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएं तो यहाँ पर हम चीज़ों को प्रोड्यूस करके आराम से इनको इन जगहों तक पहुँचा सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम होगा। दूसरी जो चीज़ रेकमेंड की है वो ये है कि अगर कोई सामान आपके SEZ में बना है और उसको जब बाहर उस जोन के बाहर जब बेचा जाता है हमारे देश में, तो उसके ऊपर काफ़ी ड्यूटीज़ और ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो ये टैरिफ जो हैं, ये टैरिफ जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जो हैं उसके बाहर अगर बेचा जाए तो उसको उसके ऊपर ड्यूटीज़ जो हैं वो आपको कम करके इतनी कर देनी चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कोई देश जो हैं उनका कोई यहाँ पर लाभ ना हो। क्योंकि क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये हमारा देश है, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और ये एक कंट्री है, राइट, इसका नाम है X। तो यहाँ पर कोई सामान बना और यहाँ ये सामान आपने मान लीजिए यहाँ पर बेचा हमारे देश में, तो इसके ऊपर ड्यूटीज़ ज़्यादा है। अगर आप उसको बाहर बेचते हैं तो ड्यूटीज़ नहीं है, इसके बाद यहाँ पर बेचते हैं तो ड्यूटीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये वाले देश जो हैं वो क्या करेंगे, ये सामान डायरेक्टली यहाँ से ख़रीद लेंगे और फिर यहाँ पर बेचेंगे। उन्होंने ये सामान 10 रुपये में ख़रीदा, यहाँ पर 12 रुपये में बेच देंगे, और ये सामान अगर आप यहाँ पर बेचते हैं तो ये 13 रुपये में मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो इस प्रकार की चीज़ें करें। तो ऐसा ना हो, इसके बारे में भी सरकार का ध्यान जो है वो उन्होंने आकर्षित किया है। हमारे देश में टोटल 376 नोटिफाइड SEZ हैं, लेकिन उसमें से ऑपरेशनल 255 हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारे देश का जो थर्ड जितना, लगभग 33% जितना एक्सपोर्ट जो है वो SEZ से होता है, और टोटल भारत का एक्सपोर्ट 2019-20 में $314.3 बिलियन रहा। इसी के साथ ICRIER ने यह बताया कि सर्विस रिलेटेड SEZs भी हमारे यहाँ पर होने चाहिए, चाहे लीगल सर्विसेज हो, अकाउंटेंसी, रिटेल, राइट, दूसरी ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी सर्विसेज सेक्टर के भी स्पेशल SEZ हमें क्रिएट करने चाहिए। और मिक्स्ड SEZs भी होने चाहिए जहाँ पर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हों। एक कमेटी गठित की थी सरकार ने 2018 में, बाबा कल्याणी कमेटी। तो इस कमेटी के बारे में ICRIER ने यह बताया है कि ये कमेटी का डिसीजन या फिर इनका जो व्यू पॉइंट था वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, लेकिन अब सरकार को क्रॉस बॉर्डर, मिक्स्ड और सर्विसेज रिलेटेड SEZs क्रिएट करने चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।